स्टूडेंट्स एजुकेशन विद एफ चैनल में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों को MTH 101 का लेक्चर नंबर 6 कवर करवाऊंगी। इस लेक्चर में हमने पढ़ना व्हाट इज़ अ फंक्शन, नोटेशन फॉर फंक्शन, डोमेन ऑफ अ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन। अच्छा, फंक्शन का जो वर्ड है वो सबसे पहले एक फ्रेंच मैथमेटिशियन लेबनीज़ ने ईजाद किया था। उसने ये वर्ड जो है वो इसलिए ईजाद किया था कि एक क्वांटिटी जब दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है तो वो उसने एक फंक्शन करना को कंसीडर करके कहा था। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल आ जाती है कि हम एक फंक्शन की एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल है। अब सर्कल का मिड पॉइंट ये है, अगर मैं मिड पॉइंट से लेकर इसके कोई भी आउटर बाउंड्री को जो है वो टच करूँगी तो वो उसका क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेडियस। या मैं इसके इस पॉइंट से टच करूँ, इससे इससे कोई भी पॉइंट हो वो उसका रेडियस कहलाएगा। हमारे पास सर्कल का जो एरिया होता है वो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम गौर से देखें तो अगर हमारे पास रेडियस की वैल्यू मौजूद होगी तो हम एरिया की वैल्यू निकाल सकेंगे। तो कहने से मुराद ये कि ये भी एक फंक्शन है कि एरिया जो है वो उस वक्त हमारे पास मौजूद होता है जब हम रेडियस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या कहा, एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ रेडियस, यानी एरिया भी जो है वो रेडियस का फंक्शन है। इसी तरह से अगर हम कोई बॉल जो है वो ज़मीन पर फेंकते हैं तो उसके जाहिर सी बात है जब हम बॉल फेंकते हैं या नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो हर चीज़ में कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स पाई जाती है। अगर हम बॉल को नीचे ज़मीन पर थ्रो करते हैं तो ग्रेविटेशनल यानी ज़मीन की ख़ास किस्म की कशिश होती है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। जब हम बॉल को नीचे फेंकते हैं, तेज़ ज़ोर से फेंकेंगे तो टाइम जो है वो उसी लिहाज से उसका काउंट होगा। अगर हम बॉल को जो है वो ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसका टाइम अलहदा से काउंट होगा। यानी वेलोसिटी और टाइम भी एक लिहाज से एक दूसरे के साथ जो है वो डिपेंडेंट है। इसी तरह से फंक्शन की एक और एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, y इज़ इक्वल टू 4x प्लस 1। अगर मैं आपको यहाँ पे एक टेबल बना दूँ और टेबल में हम यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे और 4x प्लस 1 y इज़ इक्वल्स टू, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 देती हूँ तो आप देखें कि 4 1 प्लस 1, 4 1 सा 4 प्लस 1, तो ये मेरे पास आ गई 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। अगर मैं इसकी वैल्यू 0 देती हूँ तो 4 0 10 0 और यहाँ आ जाएगा 1। अगर इसकी वैल्यू मैं -1 देती हूँ तो -4 प्लस 1 -3, तो ये आ जाएगा -3 वैल्यू आ जाएगी। यानी y की वैल्यू उसी सूरत में हम फाइंड कर सकते हैं जब इसके अंदर x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो इस लिहाज से ये एक फंक्शन है जिसमें y की वैल्यू डिपेंड करती है x की वैल्यू के ऊपर। और इसमें जो ज़्यादातर यही होता है कि y की वैल्यू जो है वो हमने x की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तभी हमारे पास y की वैल्यू आती है। अच्छा, वही साहब एनी फंक्शन इन दिस चैप्टर ऑल इक्वेशंस ऑफ लाइन डिटरमाइन अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। अब बहुत सारे फंक्शंस देखे जिसके अंदर x और y के दरमियान एक ख़ास किस्म का रिलेशन होता है। तो ये तमाम के तमाम रिलेशन होते हैं किससे क्या शो करते हैं, फंक्शन को शो करते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ उन्होंने बताई है, नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन, फंक्शन कौन सा नहीं होता। अगर हमारे पास y की वैल्यू दी हुई है √x, जब मैं इसके ऊपर से अंडर ख़त्म करूँगी, फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू पुट कर दूँ 4, x की वैल्यू पुट कर दूँ 4, या मैं x की वैल्यू पुट कर देती 4 पुट कर दूँ तो मेरे पास अंडर क्या आता है, +-2। तो y की वैल्यू मेरे पास 2 भी आती है और y की वैल्यू मेरे पास -2 भी आती है। इसका मतलब है कि y जो है वो प्लस में भी वैल्यू आती है और y की वैल्यू जो है वो माइनस में भी आती है। तो हमने जो वैल्यू लेनी होती है या प्लस में लेनी होती है या y में लेनी होती है। तो ऐसी वैल्यू फंक्शन नहीं होती जिसकी 2 वैल्यूज़ हैं। सिंपल, ऐसी वैल्यू जो है वो फंक्शन नहीं होती या वो फंक्शन में शामिल नहीं होती जिसकी 2 वैल्यूज़ हैं। सिंगल वैल्यू x की जो है वो कभी भी y की 2 वैल्यूज़ को शो नहीं करेगी, वो फंक्शन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल वैल्यू ऑफ x डज नॉट लीड टू एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ y। हेयर x की वैल्यू ऐसी हम पुट नहीं करेंगे या x की वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए जो y की 2 वैल्यूज़ को एग्जैक्ट करे। तो इस इक्वेशन जो है वो हमें नॉट अ फंक्शन को डोनेट करती है। अच्छा, फंक्शन की नोटेशंस जो है वो एक स्विस मैथमेटिशियन यूलर था, उसने सबसे पहले इसकी नोटेशंस को ईजाद किया था। y इज़ इक्वल टू f ऑफ x, y इज़ इक्वल्स टू f ऑफ x, और इसको हम पढ़ते हैं y इक्वल्स ऑफ
एक्स एफ ऑफ एक्स इसको इंडिकेट यूँ करते हैं y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स। इसको हम ये नहीं पढ़ेंगे कि y जो है वो f और x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हम कभी भी नहीं पढ़ेंगे कि y जो है वो, अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास जो ब्रैकेट्स में दो वैल्यूज़ आपस में होती हैं तो हम उनको मल्टीप्लिकेशन का काम कहते हैं। तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि y जो है वो f और x से f जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, या यूँ हम नहीं पढ़ेंगे कि y इक्वल्स f मल्टीप्लाइज बाय x। हम इसे ये पढ़ेंगे कि y इक्वल्स f ऑफ x। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये f ऑफ x है। अच्छा, इसमें जो x की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट है और y की वैल्यू डिपेंडेंट है। ये होती है इंडिपेंडेंट। x की वैल्यू इंडिपेंडेंट और y की वैल्यू होती है डिपेंडेंट। अच्छा जी, x की वैल्यू इंडिपेंडेंट क्यों होती है? वो इसीलिए होती है क्योंकि हम इसमें x की जितनी मर्ज़ी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अब 0 माइनस की प्लस की कोई भी वैल्यूज़ पुट करें तो y की वैल्यू निकलती है हमारे पास। अगर हम x की वैल्यू पुट नहीं करते तो y की वैल्यू हमारे पास नहीं आती। इसीलिए x जो है वो इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, कोई भी वैल्यू इसमें हम पुट कर सकते हैं। और y जो है वो डिपेंड करता है, यानी इन्हिसार करता है x की वैल्यू पे। इसकी वैल्यू x में पुट होगी तो ये इसके अंदर कोई वैल्यू आएगी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास कुछ और हैं कि अगर हम जो है फंक्शन के लिए किसी भी किस्म का कोई भी लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू एच ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो कहता है कि जो फंक्शन होता है वो कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेटर्स होता है, जिसको हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स x और y के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने x इस्तेमाल करना तो x ही होगा, y इस्तेमाल करना तो y ही होगा। इसके अलावा हम f g h के अलावा x और y के जो वेरिएबल्स हैं ये भी हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल f ऑफ t हम इस्तेमाल कर सकते हैं, f ऑफ s इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये चीज़ ये शो करती है, हम यूँ कह सकते हैं s इज़ इक्वल्स टू f ऑफ t। तो यानी इसमें जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होती हैं। ये चीज़ बतानी थी। आगे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि कहता है कि अगर हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है एक्स की क्यूब माइनस 1 और हमें x की वैल्यू दी हुई है 5/6। तो हम इसमें पुट करते हैं 1/5 होल की क्यूब। अब इसके ऊपर क्यूब भी आएगी -1। अब अगर हम गौर से देखें तो ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 3/6 -1, तो ये आ जाएगा 1/3 1 था 3 3 2 6 5 स्क्वायर -1। अगर मैं ऐसे यूँ लिख लूँ कि 1/√5 - 1 तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ 1/x की क्यूब -1 में x की वैल्यू, तो ये एक डिफाइंड आ गई, ठीक है, यानी ये वैल्यू हमारे पास आ सकती है। अगर मैं लिखूँ y ऑफ ए बराबर है 1/x की क्यूब और यहाँ पर मैं x की क्यूब में 1 की वैल्यू पुट करूँ तो 1 का क्यूब जो होता है वो 1 के बराबर ही होता है, तो 1/0। ये जो 1/0 आया है ये होती है अनडिफाइंड वैल्यू। क्या होती है? ये अनडिफाइंड वैल्यू होती है, यानी मैथमेटिक्स के अंदर ज़ीरो जो है वो किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। तो ऐसी वैल्यू जो कि डिवीजन में ज़ीरो के आए तो वो एक अनडिफाइंड हो जाती है, यानी इसका कोई भी किसी भी किस्म का कोई आंसर नहीं होता। अच्छा, फिर उन्होंने कुछ और एग्जांपल्स दी हुई हैं। कहता है कि न्यूमेरिकल्स वैल्यू फॉर एक्स वेरिएबल टू गेट एन आउटपुट ऑफ वाई अ नंबर वी कैन यूज़ रिप्लेस एक्स विद अनदर वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग नंबर। हेयर इज़ एन एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -1। एफ ऑफ डी से भी फिर उन्होंने शो किया कि 2d। अब यहाँ से इन्होंने एक्स को रिप्लेस कर दिया। यही बात उन्होंने की है कि अब हम क्या करेंगे, एक्स वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने पहले हमें मिलती होते थे फंक्शंस की कोई भी वैल्यू होती थी, एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर होगी 2x स्क्वायर -1 के। अब हम यहाँ से रिप्लेस करते हैं, एफ ऑफ डी लिखते हैं 2d स्क्वायर -1, या अब हम लिखते हैं एफ टी -1, तो यहाँ पे लिख देंगे 2t -1। यहाँ पे हम लिखते हैं एफ एस -1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2s -1। यानी हम वेरिएबल्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की समझ आनी चाहिए कि फंक्शन क्या है। इफ़ टू फंक्शंस लुक अलाइक इन ऑल एस्पेक्ट्स अदर आर डिफरेंट इन जी वेरिएबल देन दे आर द सेम। अब देखें, अगर सारा का सारा एक्सपेक्शन जो है वो इसमें सेम होती है। अब ये देखें कि यहाँ पे एक्स वेरिएबल चेंज हुआ है, यहाँ पे डी वेरिएबल चेंज हुआ है।
तो ये जो है वो फंक्शन है तो सेम, लेकिन इसमें सिर्फ वेरिएबल्स का डिफरेंस आ रहा है। तो जी ऑफ सी हमारे पास किसके बराबर है, सी स्क्वायर माइनस 4c, और जी ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4c। देयर आर द दीज टू आर द सेम फंक्शन। यू कैन सब्सटीट्यूट अ फ्यू वैल्यूज सी एंड एक्स इन द फंक्शंस एंड नोटिस दैट द रिजल्ट्स आर द सेम। अब आप क्या करें, ये देखें हमारे पास जी ऑफ सी दिया हुआ है इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 4c, और एक हमें दिया हुआ है जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो वो कहता है कि अब देखें आप इसमें c की, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पुट करती हूँ g ऑफ 0, या इसमें g की जो c की जो है वो 0 वैल्यू पुट करती हूँ, स्क्वायर माइनस 4 0। तो मैंने देखा ये 0 माइनस 0 विच इज़ इक्वल्स टू 0। या मैं अगर इसके अंदर 1 वैल्यू पुट कर दूँ तो कुछ और आंसर निकलेगा। अगर यही वैल्यू जो है वो मैं इसमें 0 पुट कर दूँ तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो कहने का उसका मुराद ये कि इसकी जो मेथड है वो है सेम, जस्ट इनमें वेरिएबल चेंज हुआ है। एक्स वाई से सी डी से अल्फ़ाबेट के चेंज कर देने से इनमें जो है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। अच्छा, डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या कहते हैं, जो वैल्यू हम किसी फंक्शन के अंदर, अब ये देखें मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू है एफ ऑफ एक्स, मैं खुद से एक एग्जांपल दे रही हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, या आप इसको रहने दें y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैंने y की वैल्यू निकाल ली है, अब इसमें मैं x की वैल्यू पुट करूँगी तो मेरे पास y की वैल्यू आएगी, सिंपल। अब जो वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगी x की वो कहलाएगी डोमेन, और जो आंसर मेरे पास आएगा y की वैल्यू वो कहलाएगी रेंज। अब फॉर एग्जांपल y इज़ इक्वल टू एक्स की वैल्यू मैं पुट करती हूँ यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 1, y इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस 1, y इज़ इक्वल्स टू 3। जो 2 वैल्यू पुट हुई है वो इसका कहलाता है डोमेन, और जो 3 निकली है वो इसका कहलाता है रेंज। ये है इसमें डोमेन और रेंज की वैल्यू। किसी भी फंक्शन के अंदर हम कोई भी वैल्यू को पुट कर दें वो उसका डोमेन कहलाता है, और जो हमारे पास फर्दर आंसर निकलता है वो उसका रेंज होता है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ नॉट ऑलवेज अलाउड टू टेक एनी वैल्यू in functions. It may be restricted to take on values from the same set. This is called the domain of the function. It is a set consisting of all allowable values of the independent variable. Domain is determined usually by the physical constraints on the phenomena being represented by the functions. यानी ऐसी इंडिपेंडेंट वैल्यू कभी भी ये अलाउ नहीं करती कि कोई भी वैल्यू जो है वो फंक्शन के लिए हम ले, ये जो है वो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये आपको नहीं कह सकती कि मेरे पास एक डोमेन मैंने जो है वैल्यू पुट करनी है, अगर मैं इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 मैं इसके अंदर कोई वैल्यू भी पुट ना करूं, किसी भी तरह की कोई वैल्यू पुट ना करूं, तो मेरे पास उस वक्त तक रेंज सामने नहीं आ सकती। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल को ही डोमेन कहा जा सकता है। तो ऐसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कभी भी डोमेन नहीं कहा जा सकता। जो इंडिपेंडेंट, अगर आप कहें कि हम y में वैल्यू पुट कर देते हैं और x का आंसर निकाल देते हैं तो ये हमारे पास डोमेन और ये रेंज हो जाएगा, तो ये बात गलत है। हमारे पास हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल डोमेन होती है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल रेंज होती है। सॉरी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है x और डिपेंडेंट y है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो हमारे पास क्या होती है, डोमेन होती है, और डिपेंडेंट जो होती है वो हमारे पास रेंज होती है। अच्छा जी, इसी तरह इन्होंने आगे एक और रेंज की भी बताई हुई है। अच्छा, वो उन्होंने दो तरह की जो है वो डोमेन बताई है। डोमेन्स की जो है उन्होंने दो टाइप्स बताई हुई हैं, एक होता है नेचुरल डोमेन और एक होता है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। अच्छा, नेचुरल डोमेन और रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होता है? नेचुरल डोमेन्स कम्स आउट अ रिजल्ट ऑफ द फार्मूला ऑफ द फंक्शन। मैनी फंक्शंस हैव नो फिजिकल और ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हाउएवर। अच्छा जी, अच्छा मेरे पास इन्होंने एच ऑफ एक्स एक एग्जांपल दी हुई है जो कि लिखी है 1/x-1 और x-3। अच्छा जी, अब आप गौर से देखें, अगर इसमें मैं 1 वैल्यू पुट करती हूँ x की वैल्यू जो है वो मैं क्या पुट करती हूँ 1। अगर 1 पुट करती हूँ तो ये आ जाएगा 1-1 1-3 1/0, और ये आ जाएगा -2, तो ये भी 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 है वो क्या है, अनडिफाइंड, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 1/x-1 और x-3 की मैं x की वैल्यू जो है वो 3 पुट करती हूँ, 3-1 और 3-3, तो मेरे पास क्या आंसर आता है, 3 में से 1 गए 2 और ये 0, 2 मल्टीप्लाइज बाय 0 0, तो ये भी अनडिफाइंड वैल्यू आएगी। तो हमने ये चीज़ पहले देख लेनी है कि हमने फंक्शन के अंदर ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है जो 1 और 3 नहीं होंगी। तो डोमेन जो है वो इसका क्या निकलेगा, डोमेन
हम कहेंगे कि डोमेन इज़ नॉट अ पार्ट जो है 1 एंड 3, हम ये कहेंगे 1 एंड 3 इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेन, कि वैल्यू 1 और 3 जो है वो डोमेन का पार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि 1 की वजह से भी हमारे पास रेंज 0 आ रही है जो अनडिफाइंड बनती है। रेंज 0 आना अनडिफाइंड नहीं होता, डिवीजन जो होती है 0 के साथ वो अनडिफाइंड होती है, और ये दूसरी 3 पुट करने से भी अनडिफाइंड आ रही है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, नॉट जो है पार्ट होना चाहिए। अब देखें मैं इसका क्या निकालती हूँ, हमने इनइक्वलिटीज़ पढ़ी थी। अब मैं इसको ये कह सकती हूँ कि ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी जो है वो क्या है, 1 तक हो सकती है, यानी 1 शामिल नहीं कर सकते, 1 से पहले पहले जो जितनी भी माइनस वाली वैल्यूज़ हैं वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यूनियन 1 और 3 बीच में शामिल नहीं कर सकते। अब उसने ये चीज़ वाज़ेह तौर पे बता दी है कि 1 और 3 को हमने शामिल नहीं करना। उसने कहा है कि माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, यानी माइनस इन्फिनिटी 1 से छोटी तमाम वैल्यूज़ आएंगी। फिर उसने वाज़ह तौर पे बताया कि 1 और 3 बीच में शामिल नहीं होगा, और इसमें जो है ओपन इंटरवल 3 से बड़ी तमाम वैल्यूज़ जो है वो इसमें शामिल होंगी। अच्छा जी, तो इसमें क्या हमने चीज़ समझी है कि नेचुरल जो है डोमेन में क्या चीज़ बात समझ आई है, ये बात समझ आती है कि इसमें डोमेन के तमाम रियल नंबर शामिल होंगे जो फार्मूले की एक सेंस बनाते हों, वो ये कहलाती है डोमेन, नेचुरल डोमेन। यानी अगर आप इसमें वो तमाम वैल्यूज़ पुट करें जो इस फार्मूले को एक प्रॉपर तरीके का आंसर दें। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखें 1/x-1 है और x-3 है। अब मैं इसमें x की वैल्यू 1 भी नहीं पुट करनी और 3 भी, क्योंकि वो ज़ीरोज़ कर देते हैं और वो क्या आती है, अनडिफाइंड। अब मैं इसमें पुट करती हूँ 2, तो 2 - 3 1/, यह आ जाएगा -1 और माइनस, हाँ जी, -1 और -1, तो ये क्या आ जाएगा 1/1। तो ये हमारे पास जो है वो ये हमारे पास जो है वो प्रॉपर तरीके का आंसर आ रहा है। तो ये कहलाती है नेचुरल डोमेन, जिसने एक फार्मूले को प्रॉपर आंसर दी जो इक्वल्स टू 1 भी हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे h(x) का जो फंक्शन है वो किसके बराबर हो गया, 1 के इक्वल हो गया। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स क्या होती हैं? रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स ये होती हैं कि अब हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है x² - 4/x-2 h(x), यानी ऐसा डोमेन जो है वो जिसके अंदर कोई ख़ास किस्म की जो है वो अलजब्रिक फैक्टर्स के अंदर कैंसलेशन आ जाए नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो उसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। जैसे भी x-4 है तो ये a² - b² बन गया, ये आ गया x+2 और x-2/x-2। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई हैं, h(x) हमारे पास आ गया x+2। तो ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड इसी तरह हो सकती है कि इसमें जो है वो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर हमने दोनों को जो है वो क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, उनका जो एक एक फैक्टर था वो कैंसिल हो गया था। अब इस फंक्शन का जो रियल वैल्यू है वो 2 के जो है वो 2 आ सकता है, और लेकिन डिवाइडेड बाय 0। अब ये देखें ये क्या है, डिवाइडेड बाय 0 अगर हो जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, h(x) के बराबर आ गया, x+2 के बराबर आ गया। अगर मैं यहाँ पे जो है वो 2 पुट कर दूँ तो 2 + 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो h(x) हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये कोई भी फैक्टर जो है, तो इसका क्या मतलब होता है कि ऐसी अलजब्रिक सिंप्लीफिकेशन जो डोमेन को कोई फंक्शन तो दे, लेकिन वो कोई ना कोई फैक्टर कैंसिल करने से और तब डोमेन को कोई ना कोई जो है वो वैल्यू दे, तो वो कहलाती है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी इसके देख लेते हैं कि ये जो हमारी अलजब्रिक सिंप्लीफिकेशन है, हैज़ ऑल्टर्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन का डोमेन तो निकल आए। इन ऑर्डर टू कैंसिल द फैक्टर एंड नॉट ऑल्टर द डोमेन ऑफ h(x) वी मस्ट रिस्ट्रिक्ट द डोमेन एंड राइट। अब हमने क्या किया है कि डोमेन को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी फंक्शन जो है वो हो गया, तो h(x) = टू x+2 हो गया। अच्छा, रेंज ऑफ द फंक्शन का आपको बता दिया था, फॉर एवरी वैल्यू गिवन्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वैल्यू फ्रॉम द डोमेन ऑफ द फंक्शन
we get the corresponding y value, the set of all such y values is called the range of the function। जो भी वैल्यू जो है वो हम इंडिपेंडेंटली तौर पर फंक्शन में पुट कर देंगे वो जो है वो क्या कहलाती है, डिपेंडेंट वैल्यू रेंज निकलाती है। अब मैंने आपको पहले बताया था y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 1 अगर है तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है और ये है डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट और ये है डिपेंडेंट। तो ये जो इंडिपेंडेंट वैल्यू पुट करने से डिपेंडेंट वैल्यू वेरिएबल हमारे पास आएगा वो कहलाता है इसका रेंज। अच्छा जी, इधर इन्होंने अब दी हुई है टेक्निक्स फॉर फाइंडिंग रेंज बाय इंस्पेक्शन। तो कुछ इन्होंने टेक्निक्स दी हुई हैं कि हम किस तरह से रेंज को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे आप देखें कि एक्स माइनस 1 है, सिंपली वही सारी बातें हैं कि अब हमारे पास उन्होंने एग्जांपल दी हुई है जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूँगी तो 2 प्लस अंडर रूट 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं जो है वो प्लस 1 पुट कर दूँगी तो माइनस 1 प्लस 1 पुट करूँगी तो प्लस 1 माइनस 1 एक दूसरे को कैंसिल्स कर देंगे। तो वो कहता है कि इसमें जो आपने पुट करनी है कि 1 से लेकर वो कहता है कि क्लोज्ड इंटरवल 1 प्लस इन्फिनिटी, यानी इसके अंदर जो है वो 1 से बड़ी वैल्यूज़ तो है वो आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी 0 आप नहीं शामिल कर सकते। अगर आप 0 इसमें जो है वो 0 भी शामिल कर सकते हैं, 1 भी 1 नहीं कर सकते क्योंकि 1 की वजह से वैल्यू 0 आ जाएगी। और ये तमाम यानी y इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 का जो इंटरवल निकलता है कि इसमें 2 और प्लस इन्फिनिटी तक की तमाम वैल्यूज़ को शामिल कर सकते हैं। तो ये कहलाती है रेंज किसी भी जो है हमारे पास वैल्यू आती है उसकी। अब कुछ जो है वो हमारे पास उन्होंने अलजब्रिक के तौर पे बताई हुई है कि अलजब्रिक क्या होती है। बाय अलजब्रिक जैसे हमें दी हुई है y इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, वाई इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो अब इसमें जो है वो हम 1 पुट करें ओवर एक्स माइनस 1। अब देखिए अगर मैं इसमें 1 पुट कर दूं तो मेरे पास जो है वो रेंज ठीक नहीं आएगी, तो एक्सेप्ट 1 इसमें तमाम वैल्यूज़ पुट करूं तो मेरे पास रेंज आ जाएगी। इसी तरह से इन्होंने यहाँ पे x इज़ इक्वल्स टू वाई प्लस 1 और y माइनस 1, इसमें भी 1 के अलावा तमाम वैल्यूज़ पुट हो जाएंगी। तो मैं कहूँगी ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी 1 और यूनियन 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की तमाम वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर सकते हैं सिवाय 1 के। अच्छा, कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको जो है वो फार्मूलाज की मदद से डिफाइंड किया जाता है, तो वो कहलाते हैं पाइस टुगेदर। पाइस टुगेदर में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स की हमें दो वैल्यूज़ दी हैं 1.75 और 1.75 प्लस 0.50 एफ माइनस एक्स, यानी दो फंक्शंस को डिफाइंड कर रहा है। तो ये दो तरह की डोमेन होती है। ऐसा फंक्शन जिसके अंदर दो तरह की डोमेन जो है वो दी जा रही होती हैं तो वो कहलाता है पीस वाइज फंक्शन, और इसको पाइस टुगेदर भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने एक दिया हुआ द कॉस्ट ऑफ अ टैक्सी कैब राइड इन अ सर्टेन मेट्रोपॉलिटन एरिया इज़ 1.75 रुपीज़ फॉर द राइड। अच्छा, यहाँ पे सम अप उन्होंने ये बताया हुआ कि एक जो है वो टैक्सी कैब है, उसने 1.575 रुपीज़ लेने हैं पूरे सफ़र के, लेकिन अब उसने पर माइल 1 माइल गुजरने के यानी 1 मील गुजरने के बाद उसने 50 पैसा हर मील का बढ़ा दिया। तो अब यानी अब पहले उसने ये रेट रखा था, अब बाद में उसने जो है वो रेट बढ़ा दिया हर मील का। अब जितने मील बंदा सफ़र करेगा उतने मील जो है 0.50 ऐड होगा। 5 मील्स उसने सफ़र करना है तो मल्टीप्लाइज कर देंगे 0.50, क्योंकि हर मील का उसने 0.50 रेट बढ़ा दिए। तो इसमें दो तरह की डोमेन्स आती हैं, 1.75 भी आती है और 0.50 भी आती है। तो ये कहलाती है डिफाइंड पीस वाइज फंक्शन। एक होता है रिवर्सिंग द रोल्स ऑफ एक्स और वाई। इसमें क्या होता है, एक्स जो होती है वो इंडिपेंडेंट और वाई डिपेंडेंट होती है, ये तो हमें पता है। अब हमारे पास मिसाल के तौर पे एक फंक्शन दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 6। तो y इज़ इक्वल्स टू, अब मैं इसके अंदर से अगर y की वैल्यू निकालना चाहूँगी तो 2y इज़ इक्वल टू 6 और माइनस 3x डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये नहीं डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6, y इज़ इक्वल्स टू 3 माइनस 3 बाय 2x, या यूँ लिख सकती हूँ माइनस 3 बाई 2x प्लस 3। अब अगर मैं इसी इक्वेशन में से 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 में से x की वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाता है 6 माइनस 2y डिवाइडिंग बाय 3
तो ये आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2/3y। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। तो इसको कहते हैं रिवर्सिंग द रोल्स ऑफ x और y, यानी कभी जो है वो x और y जो है वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं और एक दूसरे की वैल्यू को निकाल देते हैं। तो ये इस तरह के फंक्शंस जो हैं वो भी हम इस्तेमाल करते होते हैं बाज़ जगहों पे। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को मेरा पसंद आया होगा। मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए आप लोग मेरे जो है वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।